हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में जुलाई महीने के आखिरी दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। मतलब 31 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज जो है, ये कौन से खेल से संबंधित है। तो सही आंसर है इसका, ये लॉन्ग जंप से संबंधित है। आप सभी में से वो स्टूडेंट जिन्होंने थर्ड आंसर किया था, उन सभी का आंसर सही है। अंजू बॉबी जॉर्ज बेसिकली केरला से बिलोंग करती है। इसके अलावा ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली ऐसी भारतीय एथलीट है जिन्होंने लॉन्ग जंप में मेडल जीता है। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था और उस टाइम पर इन्होंने 6.7 मीटर की ये जो जंप थी, ये लगाई थी लॉन्ग जंप इवेंट में। तो इस वजह से जानी जाती हैं, पहली ऐसी एथलीट हैं जो कि इंडिया के लिए लॉन्ग जंप में मेडल लाई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और केवल आज का दिन है, आज रात 12 बजे तक ही ऑफर है। तो आप अवेल कर सकते हैं मेरा जीएसजीके का बैच 50% डिस्काउंट में। हेल्प 50 डिस्काउंट कोड है, इसकी मदद से आप बैच के प्राइसेस में सीधे 50% घटा सकते हैं। मेरा जो जीएसजीके का बैच है उसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज ये सब कुछ कवर किया हुआ है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस बैच की मदद से आप अपना पूरा सिलेबस जीएस का कंप्लीट कर सकते हैं मात्र 20 दिनों में, इवन उससे भी कम समय में। यह आपकी लगन के ऊपर है कि आप जितना ज्यादा समय देंगे। और क्योंकि अब एग्जाम्स के लिए समय नहीं है, तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस टाइम पर जितनी जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि बचे हुए टाइम में फिर आपको मॉक टेस्ट भी देने होंगे। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है वन डीएई वन सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर डीएई का मतलब क्या है? डीएई का मतलब है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। अब ये पहल है क्या, देखिए। इसका मेन उद्देश्य ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक विंग है जो कि नेशनल लेवल पे रिसर्च करता है, और एक विंग है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे करता है रिसर्च। तो इन दोनों को एक ही अम्ब्रेला में ले आया जाएगा, मतलब एक सर्वर बनाया जाएगा। उस सर्वर के अंदर नेशनल रिसर्च और इंटरनेशनल रिसर्च दोनों को एक ही जगह पर शामिल किया जाएगा। जिससे कि क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड डेटा होने की वजह से दोनों को ही एक दूसरे का एक्सपीरियंस मिल पाएगा। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने विली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है। हाल ही में यह कौन सा संस्थान है जिसने गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के साथ पैक्ट साइन किया है, और इनके साथ ये मिलकर भारत में एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म की स्थापना करेंगे, जो कि मानकों पर आधारित होगा। तो आपको पता ही है, पूरे भारत में मानक बनाने के लिए एक ही संस्थान जाना जाता है, और यह है बीआईएस, जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दरअसल देखिए, है क्या कि भारत सरकार ये चाहती है कि जो भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब किसान अगर किसी भी चीज की खेती कर रहा है तो वो भी मानक के अंतर्गत आनी चाहिए। जब चीजों को हम मानक के आधार पर करते हैं, उनको एक पैरामीटर दे देते हैं, तो उसकी क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होने लगती है। इस वजह से, जैसे कि आपने सुना होगा, BS6 इंजन आ गए हैं मार्केट में। तो ये क्या है? BS6 इंजन का मतलब यह है कि एक मानक सेट कर दिया गया है, और उसमें इस पर्टिकुलर लेवल का ही ईंधन पड़ेगा। और अभी जो ईंधन आ रहा है उसमें भी आप देख रहे हो एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। तो बीआईएस आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मानक बनाने का काम करेगा कि भारत में अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड बनाए जाए। बीआईएस की स्थापना 1986 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं पीके तिवारी, प्रमोद कुमार तिवारी। हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जिसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ पैक्ट साइन किया है? और मेन उद्देश्य इनका यह है कि ये भारत के एमएसएमईज को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये है मॉड, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय के द्वारा एनएससी के साथ ये पैक्ट इसलिए साइन किया गया है कि एनएससी रक्षा मंत्रालय को ये चीजें शेयर करेंगे कि मार्केट में ये कौन सी एमएसएमई कंपनी है जिनकी रेपो अच्छी है और जिनके स्टॉक्स वगैरह एक अच्छे पैरामीटर पे लगे रहते हैं। तो इस डेटा की वजह से जो रक्षा मंत्रालय है उसको ये समझने में आसानी होगी कि कौन से एमएसएमईज बेहतर हैं और किनको मॉड से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा सकें।
आपको पता होना चाहिए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब भारत सरकार की तरफ से जो एमएसएमईज हैं, उनको कई सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि वो डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत में ही बनाएं। इससे क्या है, हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा और हमारे जो एमएसएमईज हैं, उनकी भी कंडीशन बेहतर होती चली जाएगी टाइम टू टाइम। फिलहाल ये जो एग्रीमेंट है एनएससी के साथ, ये अगले 5 सालों के लिए साइन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इस टाइम पे राजनाथ सिंह है मिनिस्टर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? ये है संजय सेठ। कौन है? संजय सेठ। एनएससी की स्थापना 1992 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और एनएससी के सीईओ हैं इस टाइम पे ए चौहान, आशीष कुमार चौहान। ये कौन सा राज्य है जहां पर नीति आयोग की तर्ज में स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन थिंक टैंक की स्थापना करी जाएगी? तो यह है गुजरात सरकार। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। जैसे कि आपको पता है, केंद्र में नीति आयोग है ना, केंद्र सरकार का ये जो नीति आयोग है, ये नीतियां बनाने का काम करता है। मतलब कहने का, हर एक राज्य के लिए ये नीतियां बनाते हैं और उनको बजट पास करने का भी काम करते हैं। किसी राज्य सरकार को अगर कोई पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो नीति आयोग उनको भी फंड देने का काम करता है अप्रूवल के लिए। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी राज्य में बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो उनको कितनी धनराशि फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में देनी है, ये सब नीति आयोग ही सोचता है। तो उसी तरीके से गुजरात सरकार चाहती है कि राज्य के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए राज्य के लेवल का एक गुजरात स्टेट इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन थिंक टैंक बनाया जाएगा। तो ये भी अपने आप में थिंक टैंक की ही तरह पूरे तरीके से कंप्लीटली काम करेगा। और गुजरात सरकार के द्वारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गुजरात एट 2047। ये उसी का पार्ट है। और गुजरात में गवर्नर कौन है? ये है आचार्य देवव्रत। इंटरनेशनल टाइगर डे कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। और इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि ह्यूमंस की जिस तरीके से एनक्रोचमेंट लगातार हो रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वनों को खत्म किया जा रहा है, तो ऐसे में जो टाइगर्स हैं वो काफी खतरे में आ गए हैं। इलीगल हंटिंग भी करी जा रही है टाइगर्स की। तो इसका फैसला साल 2010 में लिया गया था। 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट आयोजित किया गया था। तब से यह दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह कौन सा भारतीय स्पेस मिशन है जिसके लिए तैयार एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए रेडी हैं, और इसमें नासा इनकी मदद कर रहा है? तो ये मिशन है गगनयान। इसके बारे में आई एम वेरी श्योर आप पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि 1 साल पहले भी इसके बारे में मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ। तो गगनयान मिशन जो है ये इसरो का प्रोजेक्ट है, और इसमें नासा सपोर्ट कर रहा है। और इसके लिए इसरो ने 4 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स को चुना था। तो ये पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं, और साल 2025 में गगनयान मिशन लॉन्च होगा। और ये चारों एस्ट्रोनॉट जो हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे और वहां पे रिसर्च करके, तब तक के लिए इनकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी। इसरो का जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर है बैंगलोर में, वहीं पर ये ट्रेन होते रहेंगे। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ये है बिल नेल्सन। क्या नाम है इनका? बिल नेल्सन। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसके चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट। हाल ही में टाइम्स मैगजीन के द्वारा दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट जारी करी गई है। और जारी क्या, इन्होंने अपनी पत्रिका में छापा हुआ है ऐसे। तो टोटल इन्होंने 100 ऐसे डेस्टिनेशन पत्रिका में बताए हैं दुनिया भर के, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें से कितने भारतीय जगह हैं? तो इसमें से टोटल 3 भारतीय डेस्टिनेशंस को जगह मिली है। कितने? 3। अब इनके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ये 3 कौन कौन से हैं। पहला तो है इसमें म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। ये मुंबई का एक म्यूजियम है, इसको जगह मिली है। दूसरे नंबर पे जो है, ये एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है नार। नार का मतलब पता है क्या है? कश्मीरी भाषा में आग को बोलते हैं नार। ओके। और ये एक कश्मीरी शेफ के ही द्वारा ओपन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। इनका नाम है प्रतीक साधु। और ये अपने इस रेस्टोरेंट में हिमाचल प्रदेश की ही डिफरेंट डिफरेंट क्विजिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूर दराज की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, खाने पीने के आइटम्स हैं, उनको भी अपने रेस्टोरेंट में प्रदर्शित करते हैं। तीसरी जो जगह इसमें जगह मिली है, वो तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में एक चॉकलेट की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का नाम है मनम चॉकलेट। क्या नाम है? मनम चॉकलेट। और ये फैक्ट्री जो है, ये 100 किसानों के साथ काम करती है। और स्पेशली ये किसान वहां से आते हैं
आंध्र प्रदेश के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है गोदावरी। गोदावरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है भारत का जहां पर कोकोआ सबसे ज्यादा उगाया जाता है, जिससे कि चॉकलेट बनती है। तो वहीं पर इस फैक्ट्री का आउटलेट है। तो टोटल ये 3 जगह हैं जिनको इसमें जगह मिली है। बाकी टाइम मैगजीन की बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके सीईओ है जेसिका सिबली। क्या नाम है? जेसिका सिबली। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया का ये कौन सा देश है जिसने 2023 में सबसे ज्यादा नॉन टैरिफ मेजर्स का यूज किया है। तो ये है अमेरिका। अब आप में से कई लोगों को ये नहीं समझ आया होगा कि नॉन टैरिफ मेजर्स होते क्या हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई देश व्यापार कर रहा है तो उसके अपने टैरिफ हैं। टैरिफ का मतलब ये कि चीन कोई सामान अमेरिका में व्यापार के लिए भेजता है तो उस केस में अमेरिका का जो पोर्ट है वहां पर अमेरिका ड्यूटी वसूलेगा। ठीक है, इसी को टैरिफ बोला जाता है। तो यहाँ पर नॉन टैरिफ मेजर्स का मतलब यह है कि ये कौन से देश हैं जिन्होंने एक नियमित टैरिफ से हटके कई सारे नए नए टैरिफ भी लॉन्च किए हैं, मतलब नॉन टैरिफ पॉलिसीज लॉन्च करी हैं। तो इसमें से अमेरिका नंबर 1 पे रहा है। अमेरिका ने साल 2023 में 64 बार इन टैरिफ नॉर्म्स को बदलने की कोशिश करी है और 64 बार के केसेस में 14 केसेस सक्सेसफुली इन्होंने अप्लाई किए हैं। सेकंड नंबर पे भारत है। भारत ने साल 2023 में 45 बार एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन करी है और जिसमें से भारत ने भी 14 केस अप्लाई किए हैं। तो नंबर 1 पे अमेरिका रहा, नंबर 2 पे भारत रहा, जिनकी टैरिफ की पॉलिसी सबसे ज्यादा बार 2023 में चेंज हुई है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ओकोंजो इवेला। कौन है ओकोंजो इवेला? जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है निकोलस मैदुरो। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति एक बार फिर से चुने गए हैं। ये अपना कौन सा कार्यकाल सर्व करेंगे? तो ये तीसरा कार्यकाल अपना सर्व करने जा रहे हैं निकोलस मैदुरो। और आपको बता दूं ये 2013 से राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के। इस बार जो इन्हें वोट मिले हैं 51% वोट के साथ ये जीते हैं। और वहां पे एक पार्टी है जिसका नाम है यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला। उसके सदस्य हैं साल 2007 से। तो काफी बड़ा पॉलिटिकल करियर है और अब तो प्रेसिडेंट की दौड़ में भी अच्छा खासा इन्हें कार्यकाल मिल गया है। तीसरा कार्यकाल ये सर्व करेंगे। वेनेजुएला की कैपिटल है काराकस। ये कौन सा संस्थान है जिसको इस बार 2024 का GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये इनको वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी के अंतर्गत अवार्ड दिया गया है। तो ये है CWC, जिसको बोलते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। और इन्होंने जिस तरीके से पानी को लेकर रिसर्च करी हुई है और कई सारी रिपोर्ट्स एस्टैब्लिश करी हैं, जैसे कि फ्लड फोरकास्टिंग के लिए इन्होंने रिपोर्ट बनाई है कि भारत में किन किन जगहों पे बाढ़ आ जाती है तो उन्हें कैसे रोका जाए, पहले से हम कैसे समझ सकते हैं और तैयार रह सकते हैं। इसके अलावा नदियों के लिए मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम भी बनाया है। और अगर बात करें तो इंटर स्टेट वाटर इश्यूज जो चल रहे हैं, जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर वाटर इशू रहता है। तो इन सारी चीजों के लिए वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए काफी बेहतरीन रिपोर्ट तैयार करी हैं, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। ये कौन सा देश है जो कि 2025 में होने वाले मेंस एशिया कप के T20 फॉर्मेट को होस्ट करेगा? तो इसकी होस्टशिप भारत को मिल गई है। 2025 का जो एशिया कप होगा पुरुषों का T20 फॉर्मेट में, भारत उसकी मेजबानी करेगा। बात और ध्यान रखिएगा, 2027 में भी एक एशिया कप खेला जाएगा, लेकिन वो 50 ओवर फॉर्मेट का होगा। वो बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। और 2025 में जो हो रहा है ये T20 फॉर्मेट का है जो भारत में होगा। एक और बात, साल 2027 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी होना है। वो कहाँ पर आयोजित होगा? तो वो साउथ अफ्रीका में आयोजित होगा। पहली बार ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है जो कि ओलंपिक्स में लास्ट 16 तक पहुंच गई हैं? तो ये हैं मनिका बत्रा। और इससे पहले मनिका बत्रा टोक्यो ओलंपिक्स में लास्ट 32 तक भी पहुंच चुकी थी। मनिका बत्रा भारत की सबसे बड़ी TT प्लेयर हैं। इनको भारत सरकार की तरफ से साल 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि खेल का सर्वोच्च सम्मान है। और इस टाइम पर दुनिया में अगर देखें तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के आधार पर इनकी 24वीं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे। सवाल मेरा ये है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए। आज रात तक ऑफर है तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने क्या क्या सिलेबस कवर किया हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। और आप मेरी स्टैटिक जीके की बुक भी घर मंगा सकते हैं अमेजोन से ऑर्डर करके, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।